अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं। हम बात करते हैं हमेशा रीढ़ की हड्डी की कि किसी भी मुल्क की जो मईशत है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी हम इसलिए मईशत को कहते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह इंसानी बॉडी में भी रीढ़ की हड्डी बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। किसी भी सेहतमंद इंसान के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका सही होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। अगर वो ठीक नहीं है, आपका पूरा जिस्म जो है वो दर्द का शिकार रहता है। आप अपनी ज़िंदगी एक सेहतमंद शख्स की तरह गुजार ही नहीं सकते हैं। आप मुख्तलिफ तकालीफ का शिकार रहते हैं। ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन जो है वो बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है और इसका इलाज वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और महंगा है, मगर इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर ने ये मुश्किल भी आसान कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। फ्लाई इंसानियत की खातिर आई कैंप से शुरू होने वाला ये सफ़र तरक्की के शानदार मराहल तय करते हुए पाकिस्तान का पहला स्पाइन सेंटर बन चुका है, जहाँ पर उन बच्चों का जिनकी कमर की हड्डी टेढ़ी हो जाती है या पैदाइशी तौर पर टेढ़ी होती है या बाद में टेढ़ी होती है, उनका इलाज किया जाता है। और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, घुरकी अस्पताल जो है आर्थोपेडिक और स्पाइन के मुस्तहिक और गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज मुआवजा जो है वहाँ पर किया जा रहा है। हाँ जी, ऑर्थो और स्पाइन के मुस्तहिक लाखों मरीज कामयाब ऑपरेशन के बाद अब मामूल की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और घुरकी टीचिंग अस्पताल में रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन की मुतअद्दिद कामयाब जो सर्जरीज हैं वो की गई हैं। और पाकिस्तान में पहली मरतबा रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए मैजिक रॉड्स जो हैं, ये नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई डिवाइस है, क्या है, ये डाले गए हैं। और एक रॉड की जो कीमत है वो तकरीबन हमें जो पता लगी है वो 1 मिलियन के करीब है। और जबकि घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल में 13 बच्चों पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और लोग, कोई भी शख्स हो, चाहे कोई भी शख्स उधर जाएगा, वो जाके कहेगा जी कि मैं ये एडमिट होना चाहता हूँ, इलाज करवाना चाहता हूँ, अस्पताल आपका इलाज करेगा। बिल्कुल आपसे कुछ नहीं मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने पड़ेंगे कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आप ये चीज़ आप बिल लेकर आए, बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा जाएगा। आपको एडमिट किया जाएगा और आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। जो घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद तरीन सहूलतें वहाँ पर दी गई हैं। मुकम्मल अस्पताल है ये, एक जो जदीद सहूलतों से आरास्ता है, जहाँ इलाज मुआवजे की मयारी सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि मुफ्त सहूलतें जो है, कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए जाते और आपको एडमिट कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये काम शुरू कैसे हुआ। अब यहाँ पर घुरकी जो है टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन वहाँ पर जा सकता है, कैसे जाना होगा, आपको क्या परेशानी हो तो आप जा सकते हैं। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साद इलियास मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहले तो हमें घुरकी ट्रस्ट के हवाले से बताएं ना कि कब ये आगाज़ हुआ, कैसे कैसे जो है लोग आते गए, अब कितने सर्जन मौजूद हैं। घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल को आमिर अजीज़ साहब ने 2002 में ज्वाइन किया। जब सर ने गवर्नमेंट सर्विस से रिज़ाइन किया तो सर ने ज्वाइन किया। उसके बाद से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है घुरकी हॉस्पिटल। इस वक्त हमारी 21 कंसल्टेंट्स की ऑर्थोपेडिक्स की टीम है। अच्छा, कंसल्टेंट्स की। और एक वक्त में तकरीबन 50 से ज़्यादा रेजिडेंट ट्रेनीज़ होते हैं जो FCPS की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोविड का 1 साल हमारा गुजरा है, हॉरेबल ईयर जो गुजरा है, उसमें 10,000 से ज़्यादा हमने इलेक्टिव और इमरजेंसी सर्जरीज़ की हैं। अच्छा, ये सर आमिर का विज़न है। उन्होंने एक दिन भी थिएटर को बंद नहीं किया कोविड के दौरान। अल्हम्दुलिल्लाह 10 वर्किंग थिएटर्स के साथ हम अपनी लिस्ट करते हैं। और अंडर वन रूफ अल्हम्दुलिल्लाह हर ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी हमारी मौजूद है यहाँ पे। अच्छा। स्पाइन सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, पीडियाट्रिक जो ऑर्थोपेडिक्स है, उसके अलावा जो लिम रिकन्स्ट्रक्शन, लिम लेंथनिंग और टेढ़ी टांगों पाँवों का जो इलाज है, सब स्पेशलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब तक 100 से ज़्यादा FCPS ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल प्रोड्यूस। स्पाइन सेंटर के हवाले से हमें कुछ बताएं और हमें बच्चों के हवाले से बताएं कि हमें बच्चों का क्या ख्याल रखना चाहिए। फिर कुछ केस ख़राब भी होते हैं जो आपके पास आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेफरल सेंटर है, टर्शरी केयर सेंटर है। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस और जो मल्टीपल टाइम जिनका इलाज हो चुका है या जिनको बिल्कुल ला इलाज करार दे दिया जाता है, वो हमारे पास रेफ़र होते हैं। हमारा मेजर पेशेंट जो बल्क है वो ऐसे पेशेंट्स का है जो पूरे पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से और नियर बाई कंट्री से भी लोग आते हैं, जिनको लोग ला इलाज करार दे चुके हैं। वो सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डील करते हैं। साथ तो मैजिकल डिवाइस जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि कमर को टेढ़ी करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, मैजिकल डिवाइस बनाई कैसे आपने और किस तरीके से ये बनी, और फिर उसके बाद आप किस तरीके से कमर उसके ज़रिए सीधी करते हैं? एक्चुअली मैजिक डिवाइस इज समथिंग एल्स। ये मैजिक रॉड जो है, अच्छा, ये अभी फॉर अबाउट 3 months बैक
डॉक्टर अब्दुल्ला शाह हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो डेडिकेटेड टेढ़ी कमर के अमराज, जिनको स्कोलियोसिस मर्ज जिसको बोलते हैं, उसके इलाज कर रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले तकरीबन 15 बच्चों में ये मैजिक रॉड सिस्टम से बच्चों की कमर को सीधा किया। ये है क्या? ये एक बेसिकली एक मैग्नेटिक रॉड है। अच्छा। स्कोलियोसिस में हम होता क्या है कि कमर को सीधा करने के लिए बॉडी के अंदर रॉड डाले जाते हैं और कमर को सपोर्ट दी जाती है और उसकी मदद से सीधे किए जाते हैं। जो बच्चे छोटे होते हैं उनको आप अगर छोटी उम्र में ही उनकी कमर को सीधा करके फिक्स कर दें तो उनका कद छोटा रह जाता है। तो ये जो मैजिक रॉड है ये बेसिकली मैग्नेटिक रॉड्स हैं जो अंदर डाल दिए जाते हैं और फिर हर 3 महीने के बाद बाहर से मैग्नेटिक सिस्टम एक डिवाइस होती है यूज़ करके थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है वो एक्सटर्नली मैनिपुलेट करके वो रॉड भी लंबा होता जाता है, तो जिससे कमर सीधी भी होती है और बच्चे की ग्रोथ भी रहती है। अच्छा। तो ये मैजिक सिस्टम है, इसको मैजिक रॉड्स बोलते हैं, जो अभी हमने पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये इंस्टॉल हुआ और ये एक कंपनी ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किए। अच्छा। और तकरीबन $15,000 एक रॉड की चार्ज है और 1 से 2 रॉड हर पेशेंट में डलते हैं। वो जो डिवाइस आप लोगों ने खुद असेंबल की है पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है, उस डिवाइस के हवाले से हमें बताएं, उसका कितना अभी तक फ़ायदा हुआ है और दुनिया में क्या अब इसके ऊपर बात हो रही है, रिसर्च हो रही है? जी। इसमें एक्चुअली जब भी आपने टेढ़ी कमर को सीधा करना है या कोई भी इस तरह करना है, सबसे बड़ा मसला जो हमें होता है क्योंकि जो आपके जो मोहरे हैं उनके अंदर से हराम मगज़ गुजर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड को एक लिमिट से ज़्यादा जब आप स्ट्रेच करते हैं, जब एक कमर टेढ़ी है आप जब उसको सीधा करेंगे तो हराम मगज़ पे स्ट्रेच आएगा। अच्छा। एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा वो स्ट्रेच बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप उसको सीधा अचानक ही सीधा कर देंगे टांगे ज़ाया हो जाती हैं, वो पैरालाइज हो जाती हैं क्योंकि वो डैमेज हो जाता है। अच्छा। ये जो हमने इसको हेलो पेल्विक डिस्ट्रैक्शन असेंबली जिसको बोलते हैं, इसकी हमने एक चूँकि मेरा ताल्लुक लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन से है, टेढ़े पाँव टेढ़ी टांगे उनको सीधा करने को एक इलीज़ारोव हमारी एक रशियन टेक्निक है, उसको हम इस्तेमाल करके जो बहुत ज़्यादा पाँव टेढ़े होते हैं, टांगे टेढ़ी होती हैं, जो एक वक्त में सीधे नहीं हो सकते, तो हम वो असेंबली लगा के आराम से ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स थोड़ा करके सीधा करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो पट्टे होते हैं और जो खून की रगें और जो नर्व्स हैं उन पे इतना स्ट्रेच नहीं आता तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं। तो हमने चूँकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अंडर वन रूफ हम हर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स की प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना इन स्कोलियोसिस के मरीज़ों को भी उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर हम इलीज़ारोव असेंबली को मॉडिफाई करके लगाएं। अच्छा। और आहिस्ता उनको स्ट्रेच आउट करें पेशेंट्स को, ताकि हराम मगज़ पे एक वक्त में इतना दबाव ना आए, वो आराम हल्का दबाव बर्दाश्त करे। अच्छा, ये आप इंसानी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं इसको? बाहर डिवाइस बाहर लगती है, पेल्विस में और सर के बाहर एक रिंग लगता है। अच्छा। और उसके दरमियान आपस में रॉड्स होते हैं और वो रॉड आहिस्ता हम खोलते जाते हैं तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के अंदर। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 माह में हमने ये शुरू किया और 9 पेशेंट्स को हमने लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 9 के 9 में हमने अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव किए हैं। अच्छा। और जो पहला हमारा केस था उसमें टीबी की वजह से 15 साल का बच्चा था, टीबी की वजह से जिसका कमर बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और वो 6 महीने से टांगें उसकी काम छोड़ चुकी थी। अच्छा। तो वो हमारा पहला केस था, उसमें हमने वो असेंबली लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने खोलना शुरू किया तो तकरीबन दूसरे हफ्ते में उसकी टांगों की भी हरकत आ गई क्योंकि दबाव हट गया उसके हराम मगज़ से। और तकरीबन 6 हफ्ते खोलने के बाद तो सर आमिर ने फिर उसका ऑपरेट किया। उसके जो छाती के, नॉर्मली एक आदमी के छाती में 12 मोहरे होते हैं। अच्छा। 10 मोहरे उसमें से वो उसके गल चुके थे। तो वो सर आमिर ने फिर वो 10 मोहरों वाली जगह को सफाई करके, हमारे एक स्टैंड अलोन टाइटेनियम में केज होता है जो मोहरों को रिप्लेस करते हैं, 10 मोहरे सर ने रिप्लेस किए। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है? उस मरीज़ का टोटल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। नॉर्मली घुरकी में जो ट्रीटमेंट होती है कोई सर्जन फी चार्ज नहीं की जाती और जो चीज़ें उनको लगती हैं वो सब सब्सिडाइज रेट्स पे लगती हैं। सर ये डोनेशंस किधर से आती हैं? आपको कोई डोनेट करना चाहता है तो वो कैसे डोनेट करेगा? अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानी अवाम को अगर फेथ हो जाए किसी पर तो वो फिर कोई लिमिट नहीं रखते डोनेशन के ऊपर और चैरिटी के ऊपर। आमिर अजीज़ साहब की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो एक खुली किताब है और लोग जेनरसली डोनेट करते हैं। और अभी जैसे एक डायलिसिस सेंटर 20 बेड्स का डायलिसिस सेंटर घुरकी में स्टार्ट हुआ है। एक ही साहब ने वो सारा एक्सपेंसेस बेयर किए हैं और सब बना के दिए हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह 10 स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स हैं। अच्छा। टोटली मॉड्यूलर, जो आप किसी भी डेवलप्ड वर्ल्ड के जो ऑपरेशन थिएटर्स देखते हैं
वो थिएटर्स हैं सब डोनेशंस से बने हैं और गरीब आवाम को वो फैसिलिटी फ्री में या बहुत कम प्राइस में मिल रही है। ये जो आपने हमें डिवाइस बताई है, अब मुश्किल नाम है लेकिन हम ये कहते हैं कि आराम आराम से जो बच्चों की कमर है या लोगों की कमर है उसको सीधा किया जाता है। एक तो बता दें किस उम्र के लोग हैं ये 9 अफराद उनका, और दूसरा ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर से डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं? ये मैं बताऊँगा, ये एक तो 12 ममालिक से फेलोज़ हमारे पास अभी तक आ चुके हैं। अच्छा। स्पाइन और आर्थोप्लास्टी की ट्रेनिंग लेने के लिए, और है। कॉन्टीन्यूस, अभी कोविड की वजह से कुछ रह गया, नहीं तो कॉन्टीन्यूस 2 से 3 फेलोज़ हर वक्त हमारे पास मौजूद होते हैं। लास्ट टाइम जो 2 फिलीपींस से आए हुए थे हमारे पास, अच्छा, वो गए कोविड की वजह से थोड़ा सा है, नहीं तो ये चल रहा है। और ये जो एक्चुअली अभी हमने नाम तो नहीं दिया, वी विल बी द वन टू गिव दिस असेंबली अ नेम। ये बेसिकली हेलो पेल्विक डिस्ट्रैक्शन असेंबली होती है। सो इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ दैट हेलो पेल्विक डिस्ट्रैक्शन असेंबली, जो हमारे मायनास डॉक्टर्स ने खुद किया यहाँ पे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी मॉडिफिकेशन है। और जो फर्स्ट हमारा केस था जो मैंने आपको बताया, जिसमें डिस्ट्रैक्शन के बाद सर आमिर ने 10 मोहरे रिप्लेस किए, वो इंटरनेशनल न्यूरोसाइंसिस का जो जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल है, उसमें पब्लिश हो चुका है, एक्सेप्ट हो गया है पब्लिकेशन के प्रोसेस में। और हमारा प्लान है कि हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 20 तक केसेस हम कर लेते हैं, तो ये हमारी केस सीरीज़ जो है इंटरनेशनल एक पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश होगी। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अब कॉन्टीन्यूसली इंटरनेशनली जो सर्जन्स हैं, स्पाइन सर्जन्स हैं, हमसे ये असेंबली और ये सारी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप आए और हमें घुर्की टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से बता रहे थे। बड़ा खैर का काम है कि अगर आप उधर जा रहे हैं तो आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा, और आपको कहा जा रहा है कि आप अगर इलाज हमसे करवाना चाहते हैं तो हम आपको सब्सिडाइज रेट पे जो है इलाज करेंगे, और अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज किया जाएगा। आपसे कुछ जो है मांगा नहीं जाएगा, कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है आपको दाखिल करने के लिए। खैर का काम है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल में फिर वही बात आ गई कि कल किस तरीके से हमारे शाहीनों ने अपनी गेम पेश की, और उनके जो चाहने वाले थे, शायकीन क्रिकेट थे, उनके दिल कितनी बुरी तरह से टूटे हैं। कमज़ोर समझी जाने वाली जिम्बाब्वे की टीम का जो पलटकर करारा जवाब देना था वो कैसा रहा। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ बराबर कर दी गई है। हरारे में ये खेला गया मैच था जिसमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी हमजा को भी, और हमारे और भी बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं हमारे शाहीनों से। अच्छा ठीक है ना, मतलब कि 119 रन का हदफ क्या हदफ था? ये कोई बड़ा हदफ नहीं था। आप लोग 99 पे आउट हो गए, 78 पे 3 खिलाड़ी आउट है, 99 पे पूरी टीम जो है वो घर चली जाती है। आप देखते हैं कि रिजवान एक मैच में अच्छा स्कोर करते हैं, दूसरे में नहीं खेल रहे हैं। बाबर एक मैच में स्कोर करते हैं, दूसरे में नहीं खेल रहे हैं, फिर स्लो खेल रहे हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर है वो कोई काम नहीं कर रहा। मोहम्मद हफीज है, हमेशा की तरह हमारी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन बैटिंग लाइन वही हम बार बार बात करते हैं कि वो कमजोर थी, हमें उसके ऊपर काम करने की बड़ी जरूरत है। ठीक है, इसी हवाले से कि जी दूसरे मैच में आखिर हुआ क्या, इस करेंगे स्पोर्ट्स तज्जियाकार अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद है। गफ्फार भाई अस्सलाम वालेकुम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रन्स के अंबार लगाए हमने, 119 रन्स हमसे नहीं हो सका जिम्बाब्वे के खिलाफ। कौन जिम्मेदार है? क्या बाबर के हवाले से हमें बताइएगा। शुएब मलिक ने कुछ ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि बाबर को इख्तियार दें। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपको। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए जो कहा जाता है ना अनप्रेडिक्टेबल टीम, आई थिंक वो तो बहुत ज़्यादा इस एक महीने के अंदर साबित हो गया। कहाँ हम साउथ अफ्रीका में वनडे T20 सीरीज हरा कर आए थे, और कहाँ जनूबी अफ्रीका के वो हराने वाली टीम जिम्बाब्वे से उनके मुल्क में पहला मैच भी मुश्किल जीत पाई, और दूसरे मैच में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मुझे आप ये कहने दीजिए कि मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लोएस्ट पॉइंट्स में से एक है। अगर हम ना समझे तो मेरे ख्याल में समझे तो गलत ना होगा, क्योंकि 99 का वर्ल्ड कप मुझे बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त, 2007 में आयरलैंड के खिलाफ मैच में जो शिकस्त हुई, और इस मैच में जो शिकस्त है इसका पैटर्न बहुत जो है ना वो तकलीफ दे है। इसीलिए बाबर ने भी अपनी जो पोस्ट मैच मीडिया टॉक है उसमें उन्होंने यही कहा कि ये बहुत तकलीफ दे है, और ये सही वर्ड है क्योंकि फैंस के लिए भी उतना ही तकलीफ दे है। क्योंकि अगर आप देखें जिम्बाब्वे की इस टीम में अगर उनके कप्तान ब्रेंडन टेलर की बात की जाए, क्रेग इरवाइन जो कि पहले ही दूसरे तीसरे मैच से बाहर हो गए, सिर्फ पहला मैच खेला था, और किसी हद तक मुदर रब्बानी की बात की जाए तो कोई ऐसा खिलाड़ी शामिल नहीं है जो ना तो रिनाउन था, ना वो दुनिया भर में कोई लीग्स खेलते हैं, ना उनके पास कोई प्रॉपर क्रेडिट होती है। अगर ऐसी टीम से भी हम पहला मैच बमुश्किल जीत पाए और दूसरा मैच हम 119 रन के ताकुब में 99 रन पर आउट हो जाएं, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और आप देखिए ना कैसा भौंचाल आया इस मैच के बाद कि आप शुएब मलिक ने जो कल ट्वीट किए, वो ट्वीट जो है ना काफी है आंखें खोल देने के लिए, और ये इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किस
जानिब जो है वो इस वक्त खड़ी हुई है। शुएब मलिक ने सीधा सीधा जो है ना वो कल स्ट्रेट फायर जिसको कहते हैं ना वो वाली काम किया। मैं इसको क्रिकेट में स्ट्रेट फायर तो नहीं स्ट्रेट ड्राइव कहूंगा। उन्होंने साफ लिखा अपने ट्वीट में, और वो कहते हैं जनाब कि जब आप किसी कैप्टन को ग्रूम नहीं होने देंगे, उसको शॉट्स खुद नहीं खेलने देंगे, अपने फैसले नहीं करने देंगे, और यहाँ तक कि कल उन्होंने बराह रास्त तो नहीं कहा लेकिन उनका जो अनडायरेक्टली मतलब है उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी कि वनडे और T20 में किसी इंटरनेशनल और एक्सपीरियंस कोच की जरूरत है। यानी दबे लफ्जों उन्होंने मिसबाहुल हक को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अब ये बहुत सीरियस सूरत हाल है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के रंग ही निराले हैं। कहाँ 15 दिन पहले आप और मैं भी जब बात कर रहे थे इसी शो आपके मॉर्निंग शो में तो हम तारीफ कर रहे थे, बट तब भी आपको याद होगा हमने यही बात बार बार दोहराई थी कि रिजवान और बाबर के अलावा कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, और जब ये दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या सूरत हाल होगी। सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी जो है शिकस्त से ना बच सका, तो आई थिंक ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और शुएब मलिक ने जिस तरह कहा कि लाइक डिसलाइक हो रही है, आई थिंक ये बड़ा सीरियस मामला है। और देखिए कि अब ये जो पाकिस्तान के बहुत लो पॉइंट मैं इसको कह रहा हूँ, मेरी नजर में तो ये बिल्कुल लो पॉइंट है। इसके आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं? हम बार बार मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं कि हमारे बल्लेबाज जो हैं वो एक बार फिर मिडिल ऑर्डर में हमें नाकाम नजर आए। हम हफीज और आसिफ अली को और कितना आजमाएंगे? टीम मैनेजमेंट कितना आजमाना चाहती है? देखिए इंजमामुल हक ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान में क्या टॉप 3 के बाद ही टेल एंडर्स शुरू हो जाते हैं। अब बेसिकली ऐसी बात नहीं है कि टेल एंडर्स आ रहे हैं, आ तो रहे हैं कोई एक प्लेयर, बट अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में भी और जिम्बाब्वे में भी जो बैटिंग लाइन है, अब सिलेक्शन किस तरह हुआ है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही। आपने शाहीन को और हसन अली को एक साथ रेस्ट करा दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है क्रिकेट टीम की वो चाहती क्या है। अगर आपने रेस्ट करवाना था तो आप एक प्लेयर को कराते हैं एक वक्त में, फिर आपने दानिश को और हैदर को मतलब हैदर को निकाल के दानिश और आसिफ को एक टीम में खिला दिया। हैदर अली जिसको आप रेट कर रहे थे कि आपका फ्यूचर स्टार हो सकता है, उसको नंबर 3 ओपन से सीधा नंबर 5 पे ले गए। मोहम्मद हफीज क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2019 के वर्ल्ड कप में भी उनके पैटर्न ऑफ डिस्प्ले पार्ट टाइम बॉलर्स पे एक तरह के थे। मतलब इतने अब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कल का मैच मेरे ख्याल में 2 मेजर वजूहात हैं रन चेज ना होने की। एक तो प्लीज जब हम बाबर आजम की बहुत तारीफ करते हैं तो यहाँ पे प्लीज हमें ये भी कहना चाहिए उन्हीं की बेहतरी के लिए है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर कभी भी 45 गेंदों पे माफ कीजिएगा 45 गेंदों पे 41 रन बनाकर टीम को बीच भंवर में छोड़कर आउट नहीं हो जाता। केन विलियमसन या विराट कोहली या स्टीव स्मिथ तो इसलिए बड़े प्लेयर हैं कि आप उनके सामने कोई बड़ी से बड़ी ऑपोजिशन ले आए, बड़ा से बड़ा बॉलर ले आए, बड़े से बड़ा ओकेजन ले आए कि वर्ल्ड कप का बड़े से बड़ा मैच भी क्यों ना हो, वो अगर खड़े हैं ना, अगर आउट नहीं हुए, एक दफा सेट हो गए हैं तो मैच को फिनिश करके जाते हैं। आई थिंक मोहम्मद हफीज को और बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कल। चले बाबर और रिजवान तो फिर कुछ करते आ रहे हैं, मोहम्मद हफीज के गुज़िश्ता 4 मैचों में 20 रन हैं, उससे पहले 32 रन बनाए थे। कोई ऐसा लगता नहीं है कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, ऐसे लगता ही नहीं जैसे उनकी जो ठीक है वो अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि मोहम्मद हफीज और मिडिल ऑर्डर बैटिंग ऐसे लगता है जैसे इस टीम में सिर्फ 2 ऑप्शन हैं और उसके बाद सिर्फ बराए नाम खिलाड़ी मौजूद हैं। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं, कैप्टन इनिंग्स नहीं है, अगर हम देखें तो फिनिश करना है बाबर ने, हमें ये तवक्को होती है बाबर से, लेकिन क्या उन पे कप्तानी का इतना बोझ पड़ गया? जिस तरह से शुएब मलिक भी बात कर रहे हैं, क्या ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है कि वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे? देखिए साउथ अफ्रीका में भी तो देखिए यही कैप्टन थे ना बाबर आजम। मैं अगेन ये बात दोहराऊंगा कि आपकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो परफॉर्मेंस थी वो 2 खिलाड़ियों और फिर बाद में फखर जमान की अच्छी बैटिंग की मरूने मिन्नत थी। इन तीनों ने तनहा पाकिस्तान को मैचेस जितवाए और उस वक्त भी ना तो आसिफ अली चल रहे थे, ना हफीज चल रहे थे, ना दानिश अजीज चल रहे थे और ना हैदर अली। अब कोई पूछे ना, देखिए आप जो चीज करते हैं वक्त से पहले आगे आपके सामने वही आता है, तो आपको सिलेक्शन को देखना पड़ेगा। आप इमाद वसीम को वनडे और T20 टीम से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? चलिए आपने उनको ड्रॉप कर भी दिया था, नवाज ने पहले मैच में आपकी मिड ऑर्डर को सहारा दिया था या बैटिंग के साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं, आपने उनको भी रेस्ट करवा दिया। और भाई आप रेस्ट जरूर कराएं, पर अब ये भी समझ नहीं आता कहाँ तो मुसलसल खिलाते जा रहे थे, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि टीम मैनेजमेंट क्या चाह रही है। गफार भी बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। इशाल बहुत ही ऐसी शर्मनाक किस्म की हमने कल परफॉर्मेंस दिखाई है, कल फिर मैच है, उम्मीद करते हैं कल का मैच पाकिस्तान को इज्जत से जीत बिल्कुल अच्छा खेलेगा। और हम
इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज़ से एटलीस्ट हम लोग मैच जो है वो अच्छा खेल पाएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी तब्दीलियाँ करनी है, अगर नहीं की तो हम बेशक हम दोनों को इजाज़त दीजिए, मैच नहीं खेल पाएंगे। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, पीर को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।